मार्कर ला दो। ओके जी, कैफ 5 लेक्चर नंबर 90 100 मरहबा। अच्छा, अच्छा मोहतरम, पहले कल वाली चीज़ें निकालते हैं और कल वाली चीज़ें निकाल के उन्हें क्लोज करते हैं, फिर आगे रिज्यूम करते हैं। इधर पहली रो में जगह है, इफ़ एनीवन वांट्स टू कम। कल वाली चीज़ें निकालते हैं और उनको क्लोज करते हैं। कल एक सवाल हमारा चल रहा था शेयर कैपिटल के नोट वाला, उसको निकाल लें और उसको ज़रा निकाल के क्लोज कर दें। शेयर कैपिटल के नोट में जाएं। शेयर कैपिटल का नोट कल वाला मिल गया? ढूंढो यार अपने रजिस्टर पे बबलू। शेयर कैपिटल का नोट भाईजान, इसकी दुमें लिखें आज। शेयर कैपिटल के नोट के नीचे जगह नहीं है तो जहां मर्जी लिख लें। शेयर कैपिटल का नोट का नंबर बताएं। 30 क्या नोट हमने दिया था यार? मुझे लगता है पता नहीं हम किस क्लास में आ गया। मैं नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 दिया था। चलें जी, इसके नीचे आप लिखना शुरू करें। 1 मिनट में से आधा पूरा हो गया। बुक पे नहीं लिखना, वहां पे लिखना जहां पे मैं कह रहा हूं। अपना रजिस्टर निकालें जहां पे आपने नोट लिखा हुआ था, लिखें जी। इस नोट का आप नंबर दें जी मोहतरम, 3.1। इसको नोट का नंबर दें 3.1। शेयर्स इशूड, आगे आ जाएं, सेकंड रो में आ जाएं। शेयर्स इशूड बना दें जगह थोड़ी सी। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, shares issued for consideration other than cash were issued against building, were issued against building. Shares issued for consideration other than cash were issued against, याद आ रहे? were issued against building. ओके, एक छोटी सी लाइन और डाल लें। वो लिखें जी। वैसे हमारी किताब में ना एक जगह लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको वहां लेके नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं आपको वहां ले गया तो वहां चले जाएंगे और अकेले फिर डर भी लगता है बंदे को। लिखें ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये हमारी किताब में एक सफ़ा है, वैसे वहां लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन ये कोई और सवाल है। आप लोग छोड़ें, आप लोग लिखें अगला ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स। इसको नोट 3.2 कर दें। 3.2 ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली। क्या मतलब? ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, सबका वोटिंग राइट बराबर है। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद रिगार्ड टू, बस छोड़ें, विद रिगार्ड टू छोड़ने पड़े, ऐसे अंग्रेजियां मार रहा है, रुक जाए। रैंक इक्वली करके क्लोज कर दें। आगे लिखें होल्डर्स ऑफ शेयर्स, होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड, आ जाओ पहली रो में जगह। होल्डर ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, holder of shares are entitled to dividend from time to time, from time to time। आ जाओ पहली रो में आ जाओ। and are entitled to 1 vote per share, and are, पहली रो में आ जाओ, and are entitled to 1 vote per share at general meeting of company, 1 vote per share at general meeting of company, at general meetings of company। इसका नाम लिखें नोट की दुम। नोट की दुम है ये, वैसे बता रहा हूं जनरल अपने समझने के लिए। नोट की दुम। ओके, नेक्स्ट सी, अगला काम, थोड़ी सी सैर करते हैं, फिर हम चीज़ों को रिज्यूम करेंगे। पहले ऐसा करते हैं,
कि अपने रजिस्टर पे कुछ चीज़ें लिखना शुरू करें। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, नई चीज़ है। अच्छा जी, हमारे जो डिस्क्लोजर्स हैं ये हैं कंपनी लॉ की रोशनी में। हमारे ये डिस्क्लोजर्स किस लॉ की रोशनी में? कंपनी लॉ की रोशनी में। हमारे पे कंपनी लॉ भी लगता है और IFRS भी लगता है। भाई इधर अगर कोई बैठा हुआ है नहीं तो उधर आ सकता है, खुली जगह, अगर आप मैनेज करें नो प्रॉब्लम। कंपनी लॉ में 3 शेड्यूल है, 3rd, 4th और 5th। ये तो जबरदस्त हो गया, ये तो आप लोगों को पहले ही पता था। चलिए अच्छा 3rd, 4th और IFRS में स्टैंडर्ड है, IFRS, IS2, IS 16, ये सारी चीजें। 3rd शेड्यूल बताता है कि 4th और 5th किस पे लगना है। 3rd शेड्यूल क्या बताते हैं? 4th और 5th शेड्यूल किस पे लगना है। 4th और 5th शेड्यूल हम कल से पढ़ रहे हैं। 4th शेड्यूल लगना है पब्लिक कंपनीज पे। 4th शेड्यूल किस पे लगना है? पब्लिक कंपनीज पे। और 5th शेड्यूल, यार ये दरवाजा क्या कर रहा है? 5th शेड्यूल लगना है अनलिस्टेड कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज या दोज सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक विच आर, बोले 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 हिम्मत करें, विच आर प्राइवेट और अनलिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड। ठीक है जी। हमारे लॉ में 3 शेड्यूल है, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। हमारे लॉ में कितने शेड्यूल हैं? 3। एक है 3rd, अभी मैं नहीं नोट करने दे रहा, एक है 3rd, एक है 4th और एक है 3rd शेड्यूल। ये बताता है कि 4th और 5th शेड्यूल किस पे लगता है। यार वो जुमे के बाद बात कर लेना उससे। 3rd शेड्यूल ये बताता है कि 4th और 5th किस पे लगता है। 4th शेड्यूल लगता है पब्लिक कंपनीज पे और 5th शेड्यूल लगता है अनलिस्टेड कंपनीज पे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी सब्सिडरी है तो वो फिर पब्लिक नहीं है, उन पे फिर कौन सा शेड्यूल लगेगा? तो आज आके खोती बोर्ड थले वहीं खड़ी हुई है खोती, क्या कि ये शेड्यूल प्राइवेट कंपनीज के लिए है और पब्लिक अनलिस्टेड के लिए है। क्लियर होगी ये बात? तो आज आके बस एक चीज याद रख लें, बाकी चीजें भूल जाएं। पब्लिक कंपनीज पे कौन सा शेड्यूल लगना है? अनलिस्टेड और प्राइवेट पे। और पब्लिक की वो सब्सिडरीज जो खुद अनलिस्टेड या प्राइवेट हैं उन पे भी कौन सा? 5th शेड्यूल। चलेंगे हम नोट कर लो। आजकल हम क्या पढ़े हैं? कंपनी लॉ पढ़े हैं या IFRS? कंपनी लॉ। जी, सवाल दोबारा पूछने की क्यों जरूरत महसूस होती है? तसल्ली के लिए। ऐसे ये होता है या फिर शुरू में बंदा आया होता है ना 2-3 दिन जरा डर डर के बैठता है, पता नहीं टीचर ये कह देगा वो कह देगा। आस्ते आस्ते बच्चे खुलना शुरू हो जाते हैं। आके एक बार मैं सड़क के इस पार खड़ा था, एक बच्चा साथ साथ नोट करते रहे, एक बच्चा सड़क के उस पार खड़ा था, वो सड़क क्रॉस करके आया जल्दी से और कहे कि मैंने F2 पढ़ा था, पास हो गया। तो ये जज्बा होता है जो रास्ते पे जाते जाते भी टीचर को रुकवा देते हैं। ओके शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहे? हम नहीं बताएंगे या बताएंगे? अच्छा बताएंगे। अच्छा यार एक चीज़ सुन लें और लिख भी लें कहीं, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। यानी पेपर देते ही आप लोगों ने मेरे नंबर पे मैसेज करने इस पॉइंट का क्या करना था, इस पॉइंट का क्या करना था, वो टीचर का रेस्ट मोड होता है।
उसमें अगर आप कोई आफ्टर सेल सर्विस चाहेंगे ना कि इस सवाल की इस एडजस्टमेंट में इस एमसीक्यू का क्या जवाब था, तो ये नहीं है मोहतरम, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। तो दोस्तों से ही डिस्कस कीजिएगा, मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं करता, और जो रिप्लाई है मेरा वो सुन ले। वो ये होता है कि आप आना जब क्लासें शुरू होंगी तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेना। तब तो बच्चे को भी भूल गया होता है, थोड़े 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है आजकल। अच्छा, अब मोहतरम थोड़ी सी करते हैं सैर नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा, ये चीज़ें ना अब आपने याद रखनी है, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट है, ये जो भी चीज़ें हैं। आज हमने 3 बातें डिस्कस करनी है। मैं जी बैलेंस शीट से शुरू कर रहा हूँ। आज हमने 3 बातें डिस्कस करनी है। बैलेंस शीट में नेस्ले के 2 नोट्स हैं जिनको आज मैंने क्लास में आपको बनवाने, एक पहले बनवाया हुआ है, एक नया। नोट नंबर 19 और 22, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नोट नंबर 19 और 22। नोट नंबर 22 बताएं, करंट एसेट्स में नजर आ रहे हैं ट्रेड डेट्स। ये नोट हमने क्लास में बना लिया हुआ है, जिसमें कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इस किस्म की बातें की थी। ठीक है जी। एक नोट हमारा नया है आज, लॉन्ग टर्म लोन। इसकी जरा आप जनरल एंट्री बताएं। नेस्ले कंपनी में एसेट की साइड पर लोन नजर आ रहा है। लोन, नेस्ले कंपनी में एसेट साइड पर लोन नजर आ रहा है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल। और अगर लाइबिलिटी साइड पे लोन नजर आ रहा होता तो वो लोन है मशहूर जमाना बैंक लोन, जो पेबल होता है। तो आज हमने 2 एसेट्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 लोन रिसीवेबल, बोले लोन रिसीवेबल। लेकिन अगर इसका नाम मैं एसेट्स में लिख दूं लॉन्ग टर्म लोन, तो मतलब यही बन गया लोन रिसीवेबल। एक हमने और डिस्कस करना है आज, ट्रेड डेट्स, जिसका हमने पहले भी डिस्क्लोजर बनाया हुआ। नोट 19 भी देखूंगा मैं आज, 22 भी देखूंगा। रास्ते में जाते हुए कोई जगह अच्छी लगी तो वहां भी रुकूंगा। क्या देखने जा रहे हैं? नोट 19 और 22। अच्छा, रास्ते में जाते हुए ना मेरी नजर पड़ी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे। मैंने सोचा भाईजान क्या चाहिए, बॉल पेन चाहिए? बॉल पेन चाहिए? हाँ, निकालो बैग, 3-4 दिन पहले लेके आया हूं मैं, 3 रखी, ये लो, ये वापसी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पढ़ लें जरा। ये एक कॉलम किसका आ रहा है? शेयर कैपिटल। दूसरा, ये ऑब्वियसली हमारे सिलेबस की चीज नहीं है, इसको छोड़ें। एक कॉलम कौन सा आ रहा है? शेयर। एक रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी। आज एक लफ्ज सुने, इनको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व। क्या कहा जाता है? सब इंशाल्लाह किताब में दिखाया जाएगा। इनको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व। इनको क्या कहा जाता है? और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। शेयर कैपिटल का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये खुद इन सब का बाप है। तो इसको आप कोई और नाम देंगे तो ये छिड़ जाएगा मलंग। तो कैपिटल रिजर्व कंप्राइज ऑफ शेयर प्रीमियम एंड हमारे सिलेबस में 2 चीजें, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अभी सारा लिखवाऊंगा बुक में, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व ऑफ IFRS 9। तो शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व इन IFRS 9, ये तीनों आते हैं कैपिटल रिजर्व्स की हेडिंग में। और एक रिजर्व हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में होता है रेवेन्यू रिजर्व। क्यों इनका नाम रेवेन्यू रिजर्व है, क्यों इनका कैपिटल रिजर्व है? आसान सी बात, इसमें से डिविडेंड दे दिया जाता है, इनमें से डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो रेवेन्यू रिजर्व में, जनरल रिजर्व में से तो वैसे डिविडेंड नहीं दिया जाता, लेकिन इनको जहां शिफ्ट करके बैक तो ये दे दिया जाता है। तो जब कभी किसी के पास प्रॉफिट ज्यादा आ जाए तो थोड़े से प्रॉफिट शिफ्ट कर देता है किधर? जनरल रिजर्व में। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 3 ब्रॉड हेडिंग्स बताएं। शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स के नाम जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। और कैपिटल रिजर्व के नाम शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस
और फेयर वैल्यू रिजर्व ऑफ IFRS 9। नोट नंबर कौन से थे? 19 और 22, और दोनों एसेट थे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा नोट? 19। लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज, समझ आ रहे लफ्ज? लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज, यानी कॉलेज वालों ने लोन लिया नहीं हुआ किसी से। अगर हम कॉलेज वाले हैं या हम नेस्ले वाले हैं तो हमने लोन दिया हुआ है अपने एम्प्लॉइज को। लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज। सिक्योर्ड, क्या मतलब सिक्योर्ड? सिक्योरिटी ली हुई एम्प्लॉय से। और कंसिडर्ड, सिक्योर्ड हमेशा कंसिडर्ड गुड होता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज वालों ने अगर एम्प्लॉय को लोन दिया तो ये वापस करके ही जाएगा, सिक्योरिटी वरना बेच देंगे। 371 मिलियन के लोन्स हमने दिए हुए अपने एम्प्लॉइज को। आपने नेस्ले की फ्रेंचाइज में खोली है साथ, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, 371 मिलियन के लोन्स हमने एम्प्लॉइज को दिए हुए हैं। ये पिछले साल के हैं। इसमें से इस साल उन्होंने वापस कर देने हैं अगले साल, यानी एक साल के अंदर अंदर 132। तो लॉन्ग टर्म कितने होंगे फिर जो बैलेंस शीट के फेस पे जा रहे होंगे? 239। ये टोटल लोन हो गया। इसमें से अगले साल कितना वापस कर देने? 132, और बाकी फिर नॉन करंट। अब इस नोट की सब दुम बल के 19.1, these represents लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, यानी एम्प्लॉइज से इंटरेस्ट नहीं ले रहे, टू एम्प्लॉइज फॉर परचेज ऑफ कार्स। एम्प्लॉइज को लोन चाहिए था गाड़ी खरीदने के लिए, हमने गाड़ी नहीं दी उनको, क्योंकि एम्प्लॉय जो होगा वो इतने स्मॉल लेवल का होगा कि हमने उसको गाड़ी नहीं देना पसंद समझा, हमने कहा उधार ले ले हमारे से। दीज रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज फॉर परचेज ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स एज पर द कंपनी पॉलिसी। ठीक है जी। और वापस कब होने हैं? अच्छा, इसको कहानी की तरह समझे बिल्कुल। एक नेस्ले ने कहा जी मैंने अपने एम्प्लॉयज को लोन दिए हुए हैं, आपने कहा कहानी सुनाओ इसकी। हमने इनसे इंटरेस्ट नहीं लेना, इन्होंने गाड़ी लेनी थी, मोटरसाइकिल लेना था और शादी करनी थी, वो हमने बताया कोई नहीं, एंड आर रीपेएबल विद इन 5 years। और 5 साल में ये कैन के बड़े भी आके लोन वापस करेंगे। लोन्स आर सिक्योर्ड बाय क्रॉस चेक फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ द फुल लोन अमाउंट इन द नेम ऑफ कंपनी। हमने उनसे चेक बनवा के लिखवा लिए हुए हैं, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो वो चेक हम इन कैश करवा लेंगे, विदाउट मेंशनिंग एनी डेट एज अ पार्ट ऑफ कोलेटरल। डेट उसमें मेंशन नहीं है, जब होगी तो देख लेंगे जब लेना होगा। नो लोन हैज बीन गिवन टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड नो लोन हैज बीन गिवन टू डायरेक्टर। लेकिन हमें जो सवाल आ रहे हैं उसमें डायरेक्टर का लोन और एम्प्लॉय का लोन होगा, हम उसको अलग अलग शो किया करेंगे। यहां एक लाइन डाला करेंगे लोन टू डायरेक्टर, एक लाइन डाला करेंगे लोन टू एम्प्लॉय। इसका मतलब है डायरेक्टर को लोन देना ना देना आपने बताना है। इन्होंने नहीं दिया हुआ तो ये भी बताया है, और अगर दे देते तो फिर तो इधर ऊपर वैसे ही नजर आ जाता। द अमाउंट ऑफ लोन टू एम्प्लॉइज एंड देयर पीरियड इन विच इट विल बिकम ड्यू आर एस फॉलोस। ये लीज की तरह कोई इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद, 3 साल के अंदर 3 साल के बाद, तो ये इन्होंने एक शेड्यूल सा बनाया हुआ है। ओके, ये नोट कौन सा खत्म हो गया? 19। ये क्या था? कॉलेज वालों ने टीचर्स को लोन दिया हुआ कि गाड़ी ले लें, कैशियर को, ऑफिस बॉय को लोन दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल ले लें। इस किस्म के लोन्स थे। 5 सालों में वापस होने, उनसे चेक हमने पकड़े हुए, वो हम इन कैश करवा लेंगे। अच्छा, अगला जी 22 और 22.1 तो मैं आपको समझा चुका हूं। आज मैंने आपको 22.2 दिखाना है जो अगले सफे पे। डेटर कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड है लेकिन अल्लाह का शुक्र है पैसे दे देंगे। डेटर्स कंसिडर्ड डाउटफुल। ये दोनों फिगर्स बराबर हुआ करेंगे, आज भी मैं सवाल में बताऊंगा। असल में मेरे डेटर थे इतने, उनमें से इतने डाउटफुल थे तो उनको मैंने दोबारा क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये इंशाल्लाह भी बनाएंगे डिस्क्लोजर। ट्रेड डेटर्स रिलेटेड पार्टीज, ये डिस्क्लोजर आज हमने बनाने हैं 22.2 वाला। क्या ऐसे हमारे डेटर हो सकते हैं जो हमारे जानने वाले हों? पीटीसीएल यूफोन को चीजें बेच दे उधार के ऊपर, पीटीसीएल अपनी और किसी कंपनी जानने वाली को चीजें बेच दे उधार के ऊपर। रिलेटेड पार्टीज कंसिडर्ड गुड 22.2। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की मूवमेंट थी, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में बना ली थी।
6297, 62 लाख रुपया आप लोगों ने जानने वालों को चीजें उधार पर बेची हैं। 62 लाख रुपए की चीजें आपने जानने वालों को उधार पर बेची हैं। किस किस को? ये बेची नहीं मादरत, बेच के जो अभी तक रिसीवेबल का कैरी डाउन है ये वो है। बेची तो 62 लाख से ज्यादा होंगी जानने वालों को। साल के एंड पे उनमें से कितने लेने हैं अभी तक पैसे? 62। ये आपको पता है डेटर का कैरी डाउन होता है, ये डेटर का कैरी डाउन है। 6297 का ब्रेकअप ये आज हमने बनाना है। ट्रेड डेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ड्यू फ्रॉम का क्या मतलब होगा उर्दू में? रिसीवेबल फ्रॉम। रिसीवेबल डेटर है ना ऊपर, रिसीवेबल फ्रॉम। ड्यू का मतलब पेबल भी होता है, रिसीवेबल भी होता है, लेकिन पता चलता है एसेट और लायबिलिटी को देख के। रिसीवेबल फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लम्प से पैसे लेने हैं, पैकेजेस से पैसे लेने हैं, बुल्ले शाह से पैसे लेने हैं, टेट्रापैक से पैसे लेने हैं, डीजीएस से। ये हमारे जानने वाले क्यों हैं? ये एक डिस्क्लोजर था जो कि हमारा, मैं आपको दिखाता हूं। ये डिस्क्लोजर कल मैंने कराया था जनरल इंफॉर्मेशन में, लोकल जानने वाले। ये लोकल जानने वाले का डिस्क्लोजर था। किसी ने वहां लिखा हो नोट नंबर। कितने लोगों ने नेशनल के फैशन में शेयर की थी? कल मैंने कहा था शेयर करनी है। अच्छा, लोकल जानने वाले ये हमारे कैसे हैं ये भी जरा मैं आपको बता दूं। अब अपना विजन ब्रॉड करें। नोट नंबर बताएं। किताब में मैंने लिखवाया था। किताब में खोलें डिस्क्लोजर। पेज नंबर कौन सा? किताब का पेज 442। 442 पे जनरल इंफॉर्मेशन ढूंढे। 442 पे जनरल इंफॉर्मेशन में आखिरी बुलेट जानने वालों के बारे में क्या क्या बताना है? नेम। अच्छा, कितने लोगों ने उस सफे को यूज किया वो जो एंड पे समरी बनी हुई थी? जहां से भी हेल्प लें जरूर, ठीक है। मेहनत अभी से कर लें डिस्क्लोजर्स के ऊपर, फिर टाइम नहीं मिलना। होमवर्क आजकल नहीं दे रहा मैं, टाइम नहीं मिलना, अभी से मेहनत कर लें डिस्क्लोजर के ऊपर। ओके, किताब का कौन सा पेज आपने छोड़ो परे, किताब का पेज। मुझे नेस्ले का बताओ, मैंने जो पेज बताया था 105। लोकल जानने वाले, क्या लोकल जानने वालों में लम्स आ रहे हैं? ये लम्स हमारा कैसे जानने वाले? ये डेटर के नोट में तो नहीं बताया हमने। बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये अगर कहीं जाके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना तो ये भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। बहरहाल वापस आ जाए जिथे दी खोटी नहीं, वो खोती बेचारी परेशान हो जाएगी, मैंने की कर चले। आई एम नॉट खोटा सिक्का, आई एम खोती कहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जी, डेट इज ओवर। सबसे ज्यादा आपने 21 लाख रुपया लम से लेना है, उसको उधार पे चीजें बेची हुई हैं। किन्होंने? नेस्ले वालों ने। नेस्ले वालों ने 21 लाख की चीजें उधार पे लम्स को बेची हैं और अभी तक लम्स वालों से पैसे नहीं आए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी ना कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जरा आसानी से बताना चाह रहा हूं। ये 2018 के साल को सामने रख के, 19 के साल को सामने रख के नहीं। मुझे बताएं, ईयर एंड पे मैंने सारे जानने वालों से कितने लेने हैं पिछले साल? 43 लाख रुपया। क्या ये 43 लाख मेरी बैलेंस शीट का कैरी डाउन होगा? जी बिल्कुल। क्या पूरा साल उनसे 43 लाख रिसीवेबल रहा होगा, या जनवरी में कुछ और होगा, फरवरी के एंड पे कुछ और होगा, मार्च के एंड पे कुछ और होगा? हो सकता है ऐसा। द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीवेबल due from related party at end of any month during the year was 5.35 million। क्या कह रहे? कहते अगर जनवरी से दिसंबर में ईयर एंड अपना लूं तो जनवरी में भी कुछ लेने थे पैसे इनसे, फरवरी में भी लेने थे, मार्च के एंड पे भी लेने थे, अप्रैल के एंड पे भी लेने थे। चीजें बेची जा रहा था, पैसे आई जा रहे थे। ये रिसीवेबल सारे 12 महीने के एंड पे किस पे खड़ा है? 43 लाख पे। हमने कहा क्या साल के दौरान किसी एक महीने इससे भी ज्यादा लेने थे? कहते हैं हाँ, साल के दौरान एक दफा हुआ था किसी एक महीने में, मुझे याद है। इन लोगों से मैंने, शायद मैं कह रहा हूं मार्च के एंड पे, महीना नहीं बताना जरूरी, शायद मार्च के एंड पे इनसे 53 लाख भी लेने थे। द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम जानने वाले एट द एंड ऑफ एनी मंथ वॉज रुपीज इतना। डन। अगली चीज,
इन लोगों से जो उधार लेने हैं, क्या ये वो उधार होंगे जो कि इन्होंने टाइम पे दे देनी है, या ऐसे भी होंगे जो लेने हैं लेकिन टाइम गुजर चुका है? क्या ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनका टाइम गुजर चुका हो? एजिंग ऑफ ड्यू बैलेंसेस या ओवर ड्यू बैलेंसेस? एजिंग ऑफ ओवर ड्यू। ओवर ड्यू का क्या मतलब होता है? ड्यू या ओवर ड्यू? ओवर ड्यू बैलेंसेस फॉर जानने वाले इज एज फॉलोज। ये कुछ नहीं था, ये ना इन दोनों का टोटल था। लम से मैंने पैसे लेने हैं 55, 1 से 30 दिन गुजर चुके हैं, यानी उसने मुझे पैसे देने थे लेकिन 20, 25, 26 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मुझे नहीं दिए। लेकिन जो 31 से ऊपर दिन अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं गुजरे। इसका मतलब है हम इतने तेज हैं कि किसी बंदे को भी ओवर ड्यू 30 दिन से ज्यादा नहीं जाने देते। हम क्या करते हैं, अगर किसी बंदे ने पेमेंट करनी है तो अगर वो ना करे ना तो उसे हम 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं आजकल। मेरे ख्याल से इनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है। ओए तेरी खैर, एक कंपनी ने कुछ कर दिया इनके साथ, एक कंपनी ने कुछ कर दिया है। 30 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक उन्होंने पैसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 30 दिन से ज्यादा कितने हुए सवाल नहीं बता रहा हमें। तो ये एजिंग आप अपनी कुछ एक विल के ऊपर लीज की तरह अपनी मर्जी पे बना सकते हैं कि कितना अरसा हो गया है। अब मुझे बताएं, ये पैसे डिले कर रहे लम्स कितने दिनों से? 30 दिनों से या 26 से या 28 से, कुछ भी हो सकता है। ये 7 रुपए डिले कर रहा है मेरा बंदा कितने अरसे से? 31 दिन से ज्यादा हो गए। हो सकते 32 दिन से मैं उसके पीछे पड़ा हूं, हो सकते 35 दिन से उसके पीछे पड़ा हूं। अब मुझे बताएं, मैं बुरी नजर से किस डेटर को देखूंगा? इस डेटर को देखूंगा या इस वाले डेटर को? मैं ज्यादा कोशिश किसके पीछे करूंगा? इधर देखें सारे, क्या मैं इनको बैड डेट में डाल दूंगा? नहीं, अभी बैड डेट में नहीं डालूंगा। ये तो वो हैं जिन्होंने मुकर्ररा तारीख पे पेमेंट नहीं की। अगर मैंने डालना भी हुआ तो पहले स्टेप पे इन पे प्रोविजन बनाऊंगा, फिर भी मेहनत करके पैसे रिकवर ना हुए तो आखिरी स्टेप पे इनको बैड डेट में डालूंगा। आज अब 3 लफ्ज में बोलने लगा हूं। डेटर 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो ओवर ड्यू हो गए हैं, ये इतने बुरे नहीं होते, ये आपसे मिन्नत करते हैं यार आज पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाना। एक डेटर वो होते हैं जो ओवर ड्यू हैं। दूसरे डेटर जो ओवर ड्यू इतने हो गए कि हम सोचने पे लग गए कि यार इनकी प्रोविजन बना लो। और तीसरे डेटर वो सबसे गंदे, वो ओवर ड्यू भी हो गए, प्रोविजन भी बना ली, बाद में जाके पता चला कि ये पक्का ही पैसे लेके भाग गया है। तो ओवर ड्यू हो जाना क्या कोई सॉफ्ट चीज है या हार्ड चीज है? सॉफ्ट चीज है। इससे ज्यादा हार्ड क्या है? प्रोविजन। ये ज्यादा खतरा है। उससे ज्यादा खतरे की क्या बात है? बैड डेट। और खुशी की बात है बैड डेट रिकवरी। चलें वो तो छोड़ें। तो खतरा, सबसे कम खतरा ओवर ड्यू, उससे बड़ा खतरा, उससे बड़ा खतरा बैड डेट। इसे एक लाइन यहां डालनी चाहिए थी, वो मैं आपको डलवाऊंगा। देयर इज नो प्रोविजन एंड देयर इज नो बैड डेट। ये इसको लाइन यहां डालनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो भी सवाल होने लगा है उसमें प्रोविजन भी आनी है और उसमें बैड डेट भी आने हैं। चलें जी, सारी सैर की समरी बताएं। नंबर 1, सबसे पहले हमने आज देखी स्टेटमेंट ऑफ चेंज, नहीं, सबसे पहले हमने देखे 3 शेड्यूल, 3rd, 4th और 5th। दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल का कोई नाम नहीं है। कैपिटल रिजर्व्स 2 हैं, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस या फेयर वैल्यू रिजर्व IFRS 9 वाला। और तीसरी बात रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग हैं और जनरल रिजर्व हैं। जनरल और कैपिटल रिजर्व्स में डिफरेंस, उनसे आपने डिविडेंड देना होता है और इनसे आपने डिविडेंड, कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड देना नहीं होता। चलें जी, फॉर्मली अब क्लास शुरू करें। आप 3rd, 4th शेड्यूल निकाल लें जो हमारे चल रहे हैं थ्योरी। हम इसको इसलिए आराम आराम से ज़रा कर रहे हैं कि साथ साथ चीज़ें ज़रा याद होती रहें। ओहो,
वो एक दो डिस्क्लोजर हमने और भी डिस्कस किए ना, फिर एक लोन रिसीवेबल वाला एम्प्लॉइज से और दूसरा ट्रेड डेट्स वाला। अच्छा, कौन सा पेज था डिस्क्लोजर्स का? नहीं, जो हम कल से शुरू किए हुए, हाँ पहला सफा। पेज नंबर 441, पेज 441। डिस्क्लोज, बताओ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जनरल 4th and 5th schedule. The company law contains a series of appendices called schedules which are set out in requirement in certain cases. Capital reserve, कैपिटल रिजर्व्स में एक हमने भी कौन सा पढ़ा है? शेयर प्रीमियम, पेज नंबर 441। मुझे बताएं, एनी अदर रिजर्व नॉट रिकॉर्डेड फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और लिखें बड़े प्यार से, फेयर वैल्यू रिजर्व। दरमियान वाले तीन हमारे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन एमसीक्यू के लिए रट्टा मत मारें इनको, इनके नाम हल्के फुल्के जहन में रख लीजिएगा, ये समझ नहीं आएंगे भी आपको, क्योंकि ये आपके स्कोप के नहीं है। रिजर्व क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, रिजर्व अराइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। याद कैसे रखने हैं किसी एमसीक्यू में आगे के, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? रिजर्व अंडर अ लॉ, अराइजिंग एज अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इन सबको कौन से रिजर्व्स कहते हैं? कैप। छोड़ें परे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो याद रखें, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और फेयर वैल्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स, दीज आर रिजर्व्स that is normally regarded as available for distribution through the profit and loss account, including general reserves and other specific reserves created out of profits and unappropriated profits or accumulated profits of previous years. एग्जेक्टिव कौन होता है? जिसकी तनख्वाह साल की 12 लाख से, लेकिन डायरेक्टर को एग्जेक्टिव कहना मना है, चीफ एग्जेक्टिव को डायरेक्टर कहना मना है, इसलिए इस बात को ब्रैकेट में ले लें। ब्रैकेट में लेने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अलावा वाली लाइन पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। थर्ड शेड्यूल, सब कुछ काट दें, बस एक लाइन। ये क्या बताता है? क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बताता है किस चीज का? किन लोगों पर 4th शेड्यूल लगना है और किन पर 5th शेड्यूल लगना है। सारा काट दें जी। लिस्टेड कंपनीज पर कौन सा शेड्यूल लगना है? 4th। 5th शेड्यूल, हाँ सारा काट दें। 5th शेड्यूल नॉन लिस्टेड कंपनीज पर लगना है। 5th शेड्यूल किस पर लगना है? और उनकी सब्सिडरीज पर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और ऐसी प्राइवेट और जो किसकी सब्सिडरी हैं? लिस्टेड की, उन पर भी कौन सा? 5th शेड्यूल। ओके, कंपनीज एक्ट 4th and 5th शेड्यूल, जनरल रिक्वायरमेंट्स। The disclosure requirements in these schedules are in addition to disclosure requirement in IFRS. समझ आई ये बात? समझ आई? क्या मतलब? कोई मिसाल दें। IFRS कहता है वैल्यूअर का नाम बताओ, तो कहता है, लेकिन हमारा कंपनी लॉ नहीं कहता वैल्यूअर का नाम बताओ।
IFRS तो नहीं कहता कि बीवीज 5 लाख से ज्यादा एसेट्स की तो डिस्पोजल बायर का नाम बताओ, हमारा लॉ कहता है बताओ। तो हमने दोनों को फिर साथ लेके चलना है। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन दीज शेड्यूल्स आर इन एडिशन टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन IFRS। ओके, अगले सफे पे आए। ओके, अगले सफे पे आए। एक लाइन ढूंढें येलो वाली, दिस बुलेट इज नॉट इन, मतलब बताएं। ग्रीन वाली लाइन नहीं पढ़नी अभी, येलो वाली लाइन पढ़ें। जो बड़ी कंपनीज है ना जिन पे फोर्थ शेड्यूल लगता है, बड़ी कंपनीज पे फोर्थ लगता है ना, लिस्टेड पे फोर्थ शेड्यूल लगता है। जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये भी बताने, 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 ये भी बताने। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं जैसे प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड, इन्होंने दिस बुलेट इज नॉट नेसेसरी, उनके ऊपर ये बुलेट नहीं लगता। समझ आ गई बात? अच्छा, इसका भी मैं आपको कोई तरीका बताऊंगा याद करने का, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। बात आसान है, कोई तरीका ढूंढ लेंगे। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस आपने बताना है। नोट, फिफ्थ शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर एड्रेस। फिफ्थ शेड्यूल कहते हैं बस बिजनेस यूनिट्स बता दो इंक्लूडिंग मिल्स, एड्रेस एग्जैक्ट देने की जरूरत, लोकेशन बता दो खाली लाहौर में है, एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या फील हो रहा है? फिफ्थ शेड्यूल रिलैक्स कर रहा है। क्यों रिलैक्स कर रहा है? बड़ी कंपनीज पे लगता है, छोटी कंपनीज पे लगता है? छोटी कंपनीज पे। आप मुझे बता दें, अगर एक कंपनी आपके पास आती है, कहती है यार मैं छोटी सी कंपनी हूँ प्राइवेट, मैंने क्या करना है? आपने उसे कहना तुम जियोग्राफिकल लोकेशन बताओ, वो कही एड्रेस, आपने चुप, नहीं एड्रेस नहीं तूने बताना, ओहो हो तूने ये भी नहीं बताना, ये सारी चीजें तूने भी बतानी। इस सारी चीजों में आगे कुछ लिखा? आगे कुछ नहीं लिखा। क्लियर हो गया? आगे चलें। जी हाँ जी, पर्पस यहां तो लिखा तो नहीं हो, जाहिर बात है पर्पस तो आप बता देंगे ना, पर्टिकुलर्स में समझ ले वो आ जाएगा। अच्छा, आगे आए जी। क्या एक PTCL बड़ी कंपनी की फॉरेन एसोसिएट्स हो सकती हैं? हाँ, लेकिन छोटी कंपनीज की अगर कोई फॉरेन एसोसिएट है तो उन्होंने नाम तो बताना है, कंट्री भी बतानी है, लेकिन बेसिस ऑफ रिश्ता नहीं बताना, और एग्रीगेट परसेंटेज शेयर होल्डिंग नहीं बतानी। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बात? अच्छा, नोट, हाउएवर इन फर्स्ट बुलेट फिफ्थ शेड्यूल ऑल्सो रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड एड्रेस टू बी डिस्क्लोज। मेरे ख्याल से पूरे लॉ में सिर्फ एक जगह फिफ्थ फोर्थ से आगे बढ़ा है। असूली तौर पे फिफ्थ को पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वो छोटी कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए, छोटी कंपनीज के लिए। लेकिन यहां फिफ्थ आगे बढ़ गया फोर्थ से, और कहते हैं नाम भी बताओ, कंट्री भी बताओ, और एड्रेस भी बताओ। क्लियर? अब मैं बताता हूं आपको, फोर्थ वाले ने क्या बताने? नाम यस, कंट्री यस, बेसिस यस, एग्रीगेट परसेंटेज यस। फिफ्थ वाले ने क्या बताने? नाम, कंट्री, एड्रेस, बस, बाकी दोनों नहीं बताना। अब ये बच्चों वाली बातें आप मेरे से क्यों इस तरह करवा रहे हैं? समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट। अल्लाह का शुक्र है, क्रेडिट फैसिलिटीज छोटी कंपनीज ने बतानी नहीं। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ शेड्यूल। इन चीजों का ना इसके अलावा कोई हल नहीं है कि मैं भी बार बार बोलूं, आप भी बार बार सुने और जाके घर में पढ़ें, बस इस तरह इंशाल्लाह ज़हन में रह जाएंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग, दिस डिस्क्लोजर इज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल। अब आप करेंगे क्या? घर जाके हैंड रिटन सफा खोलेंगे, उन चीजों को हाईलाइट कर देंगे जो फिफ्थ में नहीं है। समझ आया? हैंड रिटन सफा खोलेंगे और उन चीजों को हाईलाइट कर देंगे जो फिफ्थ में नहीं है, ताकि वो आपको याद हो जाए। कुछ समझ आई बात? नहीं समझ आई? यार एक तो बच्चों की तरह
लेके कई दफ़ा चलना पड़ता है। आप लोगों के जो चेहरे हैं ना वो मुझे परेशान कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं ये हाईलाइट कर दूं कि बेसिस ऑफ एसोसिएशन वगैरह फॉरेन कंपनीज में नहीं है, फिफ्थ में। एग्रीगेट परसेंटेज शेयर होल्डिंग फिफ्थ में। क्रेडिट फैसिलिटीज भी फिफ्थ में नहीं है। यूटिलाइजेशन भी, समझ आया बात की? तो ये मैं कह रहा हूं, अब आप अगर इस तरह हाईलाइट कर लेंगे तो आपको जरा याद रह जाएंगी चीजें। क्या चीज? नहीं, हैंड पेज पे सारे डिस्क्लोजर नहीं है, यहां तक है तकरीबन सिर्फ। अल्लाहु अकबर। द इंफॉर्मेशन 2 to 8 इज नॉट रिक्वायर्ड इन। आप बताएं छोटी कंपनी ने सिर्फ क्या बताना है? नाम अलोंग विद द कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। बस नाम बता दे और कंट्री बता दे जहां ये लोकेटेड है। वो दरख्शिंदा सितारे हाथ खड़ा करें जिन्होंने कल के नोट्स डाउनलोड करके इस वाले का फॉर्मेट देखा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट मैंने आपको क्लास में नहीं दिखाया। इस वाले का फॉर्मेट देखा है। ये आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की है? इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी आपने की है। क्या बताने, अब्बू ने क्या पूछा था, याद आ रहा है? कहां, कितना, कितने पैसे, कितने अरसे के लिए, क्या रिटर्न है, उनके खिलाफ केस हैं नहीं है। अब जरा देखें डिस्क्लोजर आसान कितने हैं। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। आपको पता है हमारी लैपटॉप में एक फ़ाइल है कैफ 5 मार्च 2023 की, आपको मैं घर तक लेके जा रहा हूँ। उसमें एक फ़ाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट के अंदर लेक्चर 5 का 99 हमने पढ़ा है। यहाँ कंट्रोल एन करके हमने नई शीट खोल ली। नई शीट खोल के इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके यहाँ ला के इंसर्ट एज प्रिंट आउट का बटन दबा दिया। इसके बाद इसको टेक्स्ट में आ गया था गलती से, इसको FR2 में ले गए, FR2 में ला के जाके NS लेके नीचे छोड़ा। ये कल नोट्स अपलोड हुए थे बड़ी मेहनत करके ना। ये हाउ टू राइट डाउन द क्वेश्चन सारा कुछ लिखा हुआ था। डिस्क्लोजर्स इनकी सारी समरी से लिखी हुई थी। और फिर जाते जाते सुभान अल्लाह, पास पेपर क्वेश्चन 5 के A और C किया था। इसके बाद एक दूसरा सफ़ा कल के नोट्स में अपलोड हुआ था, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज। क्योंकि आपके लिए ये तोहफा था, इसलिए तोहफे का पेज नंबर किताब में डाल दिया गया था, पेज 445 ऑफ बुक। ये थी पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी सब्सिडरीज थी बाहर के मुल्क में। बेसिस ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी, कंट्री रिपब्लिक ऑफ, इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, कंपनी शेयर होल्डर्स डायरेक्ट, हम डायरेक्ट उनके शेयर होल्डर हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट $6 मिलियन उसमें है फॉरेन करेंसी में। अगर इसे पाक रुपीज में कन्वर्ट करें तो 798 मिलियन रुपीज बनते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर विच इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड, अनकंडीशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कोई कंडीशन नहीं है, बस हमने उनके शेयर खरीदे हुए हैं। लिटिगेशंस अगेंस्ट द इन्वेस्टी, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं हुए हुए। डिफॉल्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी वो इन्वेस्टमेंट्स कितनी लेके भागे हैं? अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट लेके। तो ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी एक डिटेल थी। और बाहर की कंपनियों के नाम क्या थे? एरोमोना होल्डिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजेस, पैकेजेस लंका, तो ये अजीब अजीब से नाम थे। ये कौन सा डिस्क्लोजर था जो कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट की थी और अब्बू ने डिफरेंट चीजें पूछी थी? आप बताएं, ये चीजें अगर इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएं तो डब्बा फॉर्म में आप इनको बना सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है। सो दैट इज आई एम सेइंग द CA इज टू इजी, यू जस्ट हैव टू फील दैट इट इज इजी। ओके, अब यहां पे छोटा सा लिख लें, लेक्चर नंबर 99 सफा नंबर 2। ये जो रेफरेंसिंग आप कर रहे हैं ना, ये कमाल है। लेक्चर नंबर 99 सफा नंबर 2 या 2 नंबर सफा, जो भी आपको पसंद हो। 99 पेज 2। अच्छा यार कमाल चीज है, डिस्क्लोजर ना होता ना कुछ भी ना होता। फॉरेन डेटर्स के बारे में बताएं, किसी को याद हो कुछ? नाम बताने, अगर जानने वाला है, और अगर जानने वाला अनजान है तो डिफॉल्ट कर गया तो उसका नाम। ओके, और ये तो शरिया कंप्लायंट कंपनीज के लिए चीजें थी। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स एज टू बैलेंस शीट। ये 4-5 चीजें बैलेंस शीट के किस पे आनी है? सर हमें इतनी रिवीजन ना करवाएं, करें खैर है। ये कितने लोगों ने घर जाके पढ़ा था? मैंने घर में पढ़ने के लिए दिया था, वो 3-4 दरख्शिंदा सितारों ने पढ़ा है। क्या ये पॉसिबल है? हल्का भी देना तो नहीं IFRS पाए ने।
कोई किताब ही पा लिया कर यार, तेरी मेहरबानी यार है। ये मेरी लैंड है, ये मेरी क्या है, लैंड है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं लैंड से खेल रहा हूं? क्या ये पॉसिबल है कि लैंड में खरीद लूं 10 करोड़ की लेकिन मेरे नाम ना लगे? आपको पता है कई बदमाश भी होते हैं पाकिस्तान में, मिले हैं कभी साथ वाले से? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लैंड खरीद लूं और मेरे नाम, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है मैं लैंड खरीद लूं मेरे नाम भी लग जाए और बदमाश कहें इस्तेमाल करके दिखा? मैं हार्ड अप, बदमाश अंदर बैठे हुए लैंड के। इज इट पॉसिबल? अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो यूजर को भी बता दें हो गया। क्या हो गया, हुआ क्या, पहले ये बताएं, जरा फील करें। पहले लैंड आपकी है, IFRS आपके हैं, पैसे आपने दिए हैं, लेकिन ना आप उनको टच कर पा रहे हैं, ना आप उससे फायदा ले पा रहे हैं आपके IFRS। क्यों? इसलिए कि वो घर में पड़े हैं। अच्छा, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट acquired with the पैसे of company and it is not held in the name, या तो नाम ही नहीं आपके लग रही, पैसे तो आपने दे दिए लेकिन वो दूसरी पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि LDA वालों को करा लिया उन्होंने, और वो LDA के दफ्तर में चले गए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और कहते हैं नाम करवा के दिखाओ अपने। अब आपके पैसे भी डूब गए और लैंड भी आपके नाम नहीं लग रही। और अभी तो मसले शुरू होने हैं CA के बाद इंशाल्लाह हैंडल। और इज नॉट इन द पोजेशन एंड कंट्रोल, या आपकी भी है, आपके नाम भी है, लेकिन बदमाश खड़े होके कहते हैं घुस के दिखा। आप नहीं आ सकते, आप इस सरजमीन पे कदम तो रख के दिखाओ। अब आपने यूजर को क्या बताना है? इसका हल है मुसल्ला लेके बैठ जाए और अल्लाह से मांगे अल्लाह। अच्छा, दिस फैक्ट, ये बात यूजर को बताएं। ये पहला डिस्क्लोजर हो गया, दिस फैक्ट, ये बात बताएं यूजर को। दूसरा, अलोंग विद रीजंस, रीजंस बताएं। वो मेरे चाचे का पुत्र है, उसके साथ ये, चाचे के साथ ये, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एसेट नॉट बीइंग इन नेम और पोजेशन, और या आपकी पोजेशन में नहीं है या कंट्रोल में नहीं है, शैल बी स्टेटेड, एंड द डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू। दूसरा, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बताएं, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है, एंड वैल्यू। कितनी चीजें होगी? 4। एंड द पर्सन इन हुज नेम इट इज, 1 मिनट, किसके नाम है ये, 5वीं चीज। और 6ठी चीज वही, किसके नाम है, किसके कब्जे में है, शैल बी डिस्क्लोज्ड। मैं आपका सवाल लेता हूं, 1 मिनट जरा मैं ये पढ़ लूं एक दफा। जी, हमारे पास एक लैंड है 2 कनाल की और 2 मरले की, 2 कनाल 2 मरले की, हमारे कब्जे में है। 2014 में हमने खरीदी थी एट अ कॉस्ट ऑफ इतने। इज नॉट इन द नेम ऑफ, कब्जा है हमारा लेकिन हमारे नाम नहीं लग रही अभी तक। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, कब्जा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे नाम नहीं लग रही, तो ठीक है हमारी है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तो बस यूजर को बता देंगे इस लैंड में ये मसला है। मसला इधर क्या है, हमारे नाम नहीं है या हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? हमारे नाम नहीं है, इस्तेमाल तो कर पा रहे हैं, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है। पढ़े, लैंड मयरिंग 10 कनाल, ये वैसे किस नोट की दुम बनेगी? PPE के नोट की, PPE के नोट की दुम बन जाएगी। लैंड मयरिंग 10 कनाल इज नीदर इन द नेम, ओहो इधर तो दोनों ही मसले खराब हैं, ना हमारे नाम है ना हमारे कब्जे में है। द कंपनी पेड 75,000 इन जुलाई फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम रेलवे थ्रू ओपन ऑक्शन। ये मेरे ख्याल से आप फैक्ट बता रहे हैं लॉन्ग विद रीजंस। किसने? मैं बताता हूं किसने कब्जा किया। बिस्मिल्लाह, दोबारा पढ़ते हैं जी। लैंड मयरिंग 10 कनाल, ना हमारे नाम है और ना हमारे कब्जे में है। हमने बहुत पहले नेस्ले है, नेस्ले ने पे किए थे 75,000 इन जुलाई फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम रेलवे। हमने रेलवे से लैंड खरीदी थी थ्रू ओपन ऑक्शन। रेलवे ने कहीं पटरी खत्म कर दी होगी तो वहां पे नीलामी हुई होगी, तो हमने वहां जाके लैंड खरीद ली। द ऑक्शन, द नीलामी वॉज लेटर चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में नीलामी चैलेंज हो गई। हो सकता है उस इलाके वालों ने कहा हो कि ये जगह रेलवे ने हमें देनी थी, इस बंदे को नहीं देनी थी, तो रेलवे कौन होता है ये जगह बेचने वाला। द ऑक्शन वॉज लेटर ऑन चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट एंड लीगल केसेस स्टिलिंग, ज्यादा हो गई, स्टिल कर दें, स्टिलिंग पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग।
तो इस तरह का अगर कोई अंग्रेजी आ जाए तो आपने सवाल से कॉपी करके अपने सोल्यूशन में पेस्ट कर देनी है, साथ वाले से शीट लेके नहीं पेस्ट करके उसको दे देनी, अपने सोल्यूशन में पेस्ट कर देनी है। क्लियर? चले, मेरा दिल चाह रहा है फिर हम रिवीजन करें। अगर लैंड आपकी फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, यूजर को अलग अलग बताएं, और रीवैल्यूड लैंड की क्या बतानी है? फॉर सेल्स वैल्यू। एक चीज फील करें, हमारे अब डिस्क्लोजर शुरू हो गए हैं एसेट साइड से। डिस्क्लोजर नंबर 1 डेट इज फिक्स। 2 डिस्क्लोजर और हैं जो मैंने, अच्छा इधर तो नहीं कि 4th और 5th शेड्यूल लिखा हुआ, तो इधर अल्लाह का शुक्र है सेम है। 2 हमारे डिस्क्लोजर और हैं जो आज मैंने कराने हैं। एक कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन्स, और दूसरा करंट एसेट में डेटर्स। ये 2 डिस्क्लोजर हैं जो मैंने कहा आज हमने और करने हैं। तो अब मोहतरम इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। अब आप डेटर का सवाल निकाल लें और डिस्क्लोजर करना शुरू करें। अच्छा, डेटर का डिस्क्लोजर बनाया था, लेकिन आज मैं रिलेटेड पार्टीज डाल के बना रहा हूं। पहले डेटर का डिस्क्लोजर पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में बनाया था, लेकिन वो बनाया था सिर्फ कंसिडर्ड गुड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। वो भी आज रिवाइज हो जाएगा और पिछला भी। जरा यहां पे रोको ताकि हम दूसरा शुरू करें।